आपने कभी बरसाती नालों को देखा है? इनमें पानी तो कुछ कम होता है किंतु वेग बहुत अधिक होता है। थोड़ा सा ही पानी मिलने पर इनमें उफान आने लगता है, बहुत बनने लगते हैं। ढलान में थोड़ा सा ही परिवर्तन इनके बहाव में जबरदस्त बदलाव लेके आता है। अब कल्पना कीजिए एक विशाल अनंत समुद्र की और इसके स्वभाव की तुलना नाले के स्वभाव से करने की कोशिश कीजिए। क्या थोड़ा ही जल मिलने पर समुद्र में तूफान आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो समुद्र है। क्या ढलान में परिवर्तन समुद्र के स्वभाव में कोई परिवर्तन ला सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वह समुद्र है। किंतु फिर भी बरसात के समय पैदा हुआ एक बरसाती नाला जब अपने पूर्ण संवेग के साथ समुद्र से टकराने उसकी ओर बढ़ता है तो यूं लगता है कि जैसे आज समुद्र का समूल समाप्त करके ही वापस लौटेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जितेंद्र नामदेव और आज बात करेंगे समुद्र और बरसाती नाले के स्वभाव को बताने वाली एक ऐसी घटना के बारे में जिसका मैं साक्षी बना और जिससे बहुत कम समय में मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं। बात आज से कुछ 6 साल पुरानी है। मैं एक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा था। वहाँ के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी मेरे काफी अच्छे दोस्त थे और अक्सर वहाँ आना जाना होता था। वहाँ के एचओडी थे मिश्रा सर और उनसे भी मेरी काफी अच्छी बात हुआ करती थी। फिर कुछ समय बाद पता चला कि वहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चेंज हो गए हैं। अब मित्तल सर वहाँ एचओडी थे। बात कुछ अजीब थी क्योंकि मिश्रा सर पिछले 15 सालों से वहां थे, 10 साल एज एन एचओडी और डिपार्टमेंट को काफी अच्छी तरह से संभालते थे, पर उनकी पीएचडी कंप्लीट नहीं थी और कॉलेज को उस पोस्ट के लिए एक डॉक्टरेट की आवश्यकता थी। नए एचओडी मित्तल सर वैसे तो मिश्रा सर से उम्र में काफी छोटे थे, पर एक पीएचडी, एक पोस्ट डॉक्टरेट और कई सारे रिसर्च पेपर्स के साथ वो इस पोस्ट के लिए टेक्निकली ज्यादा सूटेबल थे। चेहरे पे हल्की मुस्कान और आवश्यकता पड़ने पर ही बोलने की उनकी प्रवृत्ति उन्हें सबसे अलग बनाती थी। ज्वाइन करते ही उन्होंने डिपार्टमेंट को अच्छी तरह संभाला था। हालांकि उनकी ज्वाइनिंग चूंकि सेमेस्टर के बीच में हुई थी, इसलिए कुछ चीजों में उन्हें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ रही थी और यहाँ मिश्रा सर को जैसे ये बात एकदम नागवार गुजरी थी और नए एचओडी के आने के बाद वे कभी मुझे पहले जैसे खुश नहीं दिखाई दिए। उनकी नाराजगी कुछ हद तक जायज भी थी। जिस सीट पर बैठकर वो लोगों को अंदर आने की परमिशन दिया करते थे, आज वहां घुसने के लिए खुद परमिशन की आवश्यकता थी। किंतु मित्तल सर के स्वभाव के कारण वहां अंदर आने के लिए किसी को भी परमिशन की आवश्यकता नहीं थी। वो अक्सर कहा करते थे, डोंट आस्क जस्ट कम। समय गुजर रहा था और सेमेस्टर एग्जाम के लिए 45 दिन ही बाकी थे और आज सभी डिपार्टमेंट्स की डायरेक्टर सर के साथ मीटिंग थी। सुबह से ही चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और दोपहर के समय जब मिश्रा सर से मुलाकात हुई तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ ठान कर आए। खैर 3:30 पे एक बड़े से हॉल में जहां सारे डिपार्टमेंट एक साथ मौजूद थे, मीटिंग शुरू हुई और सिविल इंजीनियरिंग के बाद जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नंबर आया और डायरेक्टर सर ने मित्तल सर से रिपोर्ट पूछी तो मित्तल सर ने अपने काम का ब्यौरा दिया। मित्तल सर कुछ परेशानियां गिना ही रहे थे कि तभी पीछे से आवाज आई, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। डायरेक्टर सर इस आवाज को पहचानते थे। उन्होंने सीधे मिश्रा सर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या बात है मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हॉल में मौजूद हर एक शख्स के साथ मित्तल सर ने भी पीछे मुड़ के देखा। मिश्रा सर ने आक्रोशित स्वरों में खड़े होते हुए कहा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, डिपार्टमेंट में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? डायरेक्टर सर ने पूछा। मिश्रा सर ने अपनी आवाज को संयमित करते हुए कहा, सर 3rd ईयर और फाइनल ईयर का अभी आधा सिलेबस ही कंप्लीट हुआ है। हर साल हम बच्चों को 3 इंडस्ट्रियल विजिट कराते हैं जिनमें से एक ही कंप्लीट हुई है और 5 एक्सपर्ट लेक्चर्स में से केवल 2 ही डिलीवर हुए हैं और यहाँ सेमेस्टर खत्म होने आ रहा है। इस पर डायरेक्टर सर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं
कि इस बार एनबीए के काम की वजह से सभी डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस थोड़ी प्रभावित हुई है। यहां मैं आपको एनबीए के बारे में बता दूं। एनबीए स्टैंड्स फॉर नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। ये एक मेजर गवर्नमेंट बॉडी है जो अक्रॉस द इंडिया टेक्निकल एजुकेशन के लिए कॉलेजेस को एक्रेडिटेशन देने का काम करती है और आगे जाके इसी के बेसिस पे कॉलेज की रैंकिंग भी डिसाइड होती है। और मित्तल सर का अपॉइंटमेंट भी इसी कड़ी का एक हिस्सा था। डायरेक्टर सर ये कुछ बता ही रहे थे, पर मिश्रा सर कहाँ चुप होने वाले थे। उन्होंने डायरेक्टर सर की बात बीच में ही काटते हुए कहा, अरे नहीं सर, डिपार्टमेंट में किसी चीज की कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई काम समय पर होता ही नहीं है। अरे इन्हें तो ये भी नहीं पता कि किस सेमेस्टर में कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो आप इन्हें क्यों नहीं बताते? डायरेक्टर सर ने कहा, पर मेरी वहां सुनता कौन है? एक सेकंड के लिए मानो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, पर मित्तल सर अभी भी एकदम शांत खड़े हुए थे। उनके स्वभाव में आक्रामकता का कोई भी लक्षण नहीं था। इस सन्नाटे को तोड़ते हुए एक बार फिर डायरेक्टर सर की आवाज गूंजी, ठीक है, मीटिंग के लिए एचओडी रुक जाए, बाकी सभी लोग जा सकते हैं। हम सभी लोग बाहर आ गए और बाहर आते ही मानो अंदर का सन्नाटा जैसे बाहर के कोलाहल में परिवर्तित हो गया। माहौल में एक अजीब सी सुगबुगाहट थी। लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बना के बड़े चाव से गॉसिप कर रहे थे और पास ही खड़े मिश्रा सर के चेहरे पे एक अजीब सा संतोष था। पर कहानी अभी बाकी थी। खैर, मेरा आना जाना चूंकि बस से होता था, इसलिए बस पकड़ने के लिए मैं वॉलीबॉल ग्राउंड की ओर रवाना हो गया। इत्तेफाक से मिश्रा सर भी मेरी ही बस में आया करते थे। थोड़े समय बाद वो भी आ गए, पर मीटिंग अभी भी जारी थी और इसी की वजह से बसेस लेट हो रही थी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मैंने और मिश्रा सर ने डिसाइड किया कि पैदल ही चलते हैं, आगे जाके बीआरटीएस की बस ले लेंगे। कॉलेज से दूर हम कुछ ही कदम चले होंगे कि मैंने देखा कि पीछे से मित्तल सर अपनी कार में चले आ रहे हैं। मिश्रा सर ने उन्हें जैसे देखकर भी उन्हें अनदेखा कर दिया। कार हमारे बाजू में आकर रुकी और मित्तल सर ने मुझे देखकर कहा, आओ जितेंद्र, तुम्हें छोड़ देता हूं। मैं तुरंत ही बैठ गया। फिर मिश्रा सर की ओर इशारा करते हुए कहा, आइए सर बैठिए। मिश्रा सर जैसे अनसुना करते हुए आगे बढ़ गए। गाड़ी कुछ आगे ले जाकर मित्तल सर ने एक बार फिर मिश्रा सर से बैठने की अपील की। इस पर मिश्रा सर ने उन्हें हाथ दिखाते हुए आगे जाने को कहा, किंतु मित्तल सर जैसे आज ठान कर आए थे कि मिश्रा सर को गाड़ी में बिठाकर ही रहेंगे। उन्होंने थोड़े आगे जाकर गाड़ी साइड में लगाकर गाड़ी से उतरते हुए बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने मिश्रा सर के लिए गाड़ी के गेट खोले और बैठने का अनुरोध किया, जिसे मिश्रा सर ठुकरा ना सके और उन्हें गाड़ी में बैठना ही पड़ा। सारे रास्ते दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। मैंने भी माहौल की गंभीरता को समझते हुए चुप रहना ही उचित समझा। थोड़ी देर में मिश्रा सर का स्टॉप आ गया। मित्तल सर ने उन्हें घर तक छोड़ने का आग्रह किया, पर मिश्रा सर उन्हें धन्यवाद करते हुए अपने रास्ते चल दिए। थोड़ी देर और चुप रहने के बाद जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उनसे पूछ ही लिया, सर बात कुछ समझ में नहीं आई। मिश्रा सर ने इतने सारे लोगों के सामने आपको इतना कुछ कहा और फिर भी आपको जरा भी गुस्सा नहीं आया। इस पर मित्तल सर मुस्कुराते हुए बोले, किस बात पर गुस्सा? बात तो वो सही कह रहे थे। हाँ, पर ही ऑलमोस्ट ट्राई टू इंसल्ट यू। इस पर उन्होंने कहा, जितेंद्र, जिसे तुम मेरी इंसल्ट कह रहे हो वो वास्तव में किसी का फ्रस्ट्रेशन था और मैं इतना भी इनसेंसिटिव नहीं हूं कि किसी को अपना फ्रस्ट्रेशन भी ना निकालने दूं। और फिर वर्क प्लेस पे तो ऐसा होता रहता है, पर फिर भी सर आपका ये व्यवहार मुझे आश्चर्य में डाल रहा है। इस पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, जितेंद्र, चिंता मत करो, तुम बहुत समझदार हो, जल्द ही सब कुछ समझ जाओगे। ये मित्तल सर का स्वभाव था। जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आता था वो अपने स्वभाव से उसे अपना बना लेते थे। खैर, वो दिन भी जल्द ही आ गया। कुछ दिनों बाद जब किसी रिपोर्ट पे साइन कराने के लिए मैं एचओडी मैकेनिकल के केबिन के अंदर गया तो वहां मित्तल सर के साथ ही मिश्रा सर को भी बैठे हुए पाया।
दोनों किसी बात पर विमर्श कर रहे थे। मिश्रा सर की भाव भंगिमा वैसी ही थी जैसे भूख से व्याकुल कोई बछड़ा गाय का दूध पी लेने के बाद अपनी माँ की छाया में शांत होकर बैठ जाता है। एक क्षण में मुझे मित्तल सर के साथ हुआ वार्तालाप याद आ गया। स्पष्ट था कि मित्तल सर अपनी विनम्रता के चलते वो करने में सफल हो गए थे जो किसी और तरीके से संभव नहीं था। मित्तल सर के ज्ञान और विनम्रता ने मिश्रा सर को भी उनका मुरीद बना लिया था। आगे से मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कभी कोई शिकायत नहीं आई और जहां कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था वहां अब सब कुछ ठीक हो गया था। ये थी आज की कहानी। इसके बारे में आपकी क्या राय है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यकीन कीजिए आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं कई बार उसे एक बार नहीं कई बार उसे पढ़ता हूँ। ये मेरे लिए एक प्रतिबिंब की तरह है जिसमें मैं अपने आप को देखने की, अपने को सुधारने की कोशिश करता हूँ। तो कमेंट कीजिए, अपनी राय मुझे बताइए, मैं उसका जवाब भी अवश्य दूंगा। आज के लिए इतना ही। हम अपनी बातचीत कंटिन्यू रखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद।